जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्या, लगभग सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई की थ्योरी देखी है, क्या हम उसको पॉजिटिवली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो सेक्शन 12 में मैंने बताया था कि भाई अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो तो क्या होगा। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो तो क्या होगा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यस और नो? यस सर, आपने बिल्कुल किया था इसके साथ डिस्कशन। हमने ये बताया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जब हम टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं, बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि किस दिन टैक्स लगना है। वो पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे ऊपर जिस रेट से टैक्स लगना है, वो दिन जिस दिन जो टैक्स रेट इफेक्टिव था। इज इट क्लियर? तो हमने आपको पहले भी ये बताया था कि टाइम ऑफ सप्लाई से हम टैक्स रेट डिटरमाइन करते हैं कि उस दिन किस दिन का हमको टैक्स रेट कंसिडर करना है। और मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में आपको ये बताया है कि हमें CGST लेना है, SGST लेना है, या फिर IGST या UTGST लेना है। मींस वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है। इन द सेम वे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने देखा कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, लेकिन किस वैल्यू पर वो टैक्स रेट लगना है, दैट इज़ द वैल्यूएशन। तो हमें ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं GST में। सबसे पहला है कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मैंने आपको ये बताया था सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा। भाई मैंने सामने वाले को बोला कि हम आपको सामान आपके प्लेस पर सप्लाई करेंगे और वहीं पर बना करके देंगे, मींस वर्क ऑन साइट। अब किसी की बिल्डिंग बना करके देनी है तो हम बिल्डिंग को डिलीवर नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। वी आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट इट एट द प्लेस, एट द साइट। इज इट क्लियर? तो जहाँ पर हमें उसकी डिलीवरी करनी है उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझे उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मीन्स हेयर movement is not available, movement is not there, while in the case of normal supply of goods हम ऐसा जानते हैं हमको पंखा बेचना है, तो अब पंखा मैं सप्लाई करूं या सामने वाला आ करके ले जाए, इन बोथ ऑफ दीज टू सिचुएशंस मूवमेंट इज देयर। तो हम इनकी बात करते हैं, सबसे पहले मूवमेंट की बात करते हैं। अगर मूवमेंट है तो हमें ये याद रखना है इन डेट्स में जो सबसे पहले हो, पहला डेट ऑफ इनवॉइस या इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। ये मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 31 कहता है कि आपका इनवॉइस तैयार हो जाना चाहिए मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में, मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स।
बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। इज इट क्लियर? ये आपका होता है इनवॉइस विच इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। एंड द थर्ड वन इज डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन हमको पेमेंट रिसीट होगी। नॉर्मली अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हमारे लिए तब तक काम का नहीं है अगर ये एडवांस मिल जाता है, तो एडवांस पर अब हमारा जीएसटी नहीं लगता सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। सप्लाई ऑफ सर्विस में लगता है एडवांस पर, जबकि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एडवांस रिसीट होने पर हमारा जीएसटी नहीं लगता। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो गई थी तो इसको किनारे कर दिया गया। तो अब हमारे लिए बेसिकली यही डेट है कि डेट ऑफ इनवॉइस ही देखना है या इनवॉइस विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इशूड। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जो हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बोथ ऑफ दीज टू क्वेश्चंस बेसिकली रिलेट्स टू दिस वन पॉइंट कि जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स है। जरा देखा जाए। हाँ सर, हम आपको यहाँ पर आंसर लिखते जाएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब आप बताइए, रीज़न भी मैं देता जाऊँगा। 1 अक्टूबर को डेट ऑफ रिमूवल है। रिमूवल तो हमारा सेक्शन 31 कहता है रिमूवल की डेट या उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सेक्शन 31 कहता है रिमूवल की डेट या उसके पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो आपका इनवॉइस इशू कब हुआ है? 2 अक्टूबर, काट डालो, किसी मतलब का नहीं है। अरे भैया बाद की डेट है, 1 अक्टूबर या उसके पहले की इनवॉइस डेट होनी चाहिए। अच्छा, डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द गुड्स। हाँ या ना? अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की। मूवमेंट नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे। ये वाला केस वहाँ यूज़ होगा जहाँ मूवमेंट नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिट 1 अक्टूबर और 15 नवंबर। नॉर्मली अगर ये 1 अक्टूबर के पहले का पेमेंट होता तो हमारे लिए वैसे भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि एडवांस पर तो वैसे भी अब जीएसटी नहीं लगता। हाँ या ना? तो हमारे लिए फ़िलहाल ये भी किसी काम का नहीं है। मेरी बात ढंग से समझ लें, कभी आएगा तो मैं बताऊंगा क्यों। तो हमारे पास एक ही डेट आई, दिस इज योर 1 अक्टूबर, दिस इज योर 1 अक्टूबर, दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड देखते हैं, 3 अक्टूबर को हमारा डेट ऑफ रिमूवल है और हमारा सेक्शन 31 कहता है कि भैया इसके पहले पहले हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इनवॉइस इशू पहले इसके पहले हो गया। हाँ हाँ, अगर इनवॉइस इसके पहले इशू हो चुका है तो हमारे लिए अभी ये किसी डेट काम की नहीं है, ठीक है ना? तो डेट ऑफ इनवॉइस 1 अक्टूबर। अच्छा, ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि नॉट मूवमेंट पर एप्लीकेबल होगा, डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द एसएससी और रेसिपिएंट। इसी तरह डेट ऑफ पेमेंट हमारा पहले है, 25 नवंबर है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि एडवांस पर जीएसटी नहीं लगता। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1 अक्टूबर। क्लियर हो रहा है? दोनों 4 नवंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेट हमारे लिए किसी काम की नहीं है अगर मूवमेंट है तो। और 1 अक्टूबर को अगर पैसा मिल गया तो भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मेरे लिए काम का है 4 नवंबर, क्योंकि एडवांस पर तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज योर आंसर। और जो मैंने बोला है उसका कमेंट आपको नीचे लिख देना है। जल्दी से नोट कर लें इसको, अगर समझने की तो बात ही नहीं है क्योंकि मैंने थ्योरी में आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कशन की हुई हैं। चल सकते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कहता है फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल है 10 नवंबर और 16 नवंबर को डेट ऑफ इनवॉइस है। डेट ऑफ इनवॉइस तो बाद की है ना, हमें तो रिमूवल या उसके पहले इनवॉइस इशू कर देनी थी, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और डिलीवरी ऑफ गुड्स वैसे भी किसी काम का नहीं है जब तक कि ये कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि नॉट मूवमेंट वाला ना हो। और पेमेंट हमारा 16 नवंबर बाद को है, तो हमारे लिए काम का है केवल 10 नवंबर। ओके, सेकंड में देखते हैं 10 नवंबर है, 1 नवंबर है। और डेट ऑफ इनवॉइस देखो देखो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसके पहले भी हुआ है। हाँ, इसके पहले भी हो गया है। 1 नवंबर को ही हमने डेट ऑफ इनवॉइस इशू कर दी है।
10th ऑफ नवंबर को रिमूवल है क्या इस डेट को, या इसके पहले इनवॉइस इशू हो चुका है? यस, तो वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, अब ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह डिलीवरी ऑफ गुड्स हमारा कंस्ट्रक्शन साइट यानी नॉट मूवमेंट वाले केस में लगेगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डेट है 1 नवंबर। होप सो ये समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट, 1 दिसंबर को हमने रिमूवल किया। 1 दिसंबर डन डना डन, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ओ अब देखो यहाँ पर कहता है 20 नवंबर को हमें 5 लाख रुपए एडवांस मिल गया था। देखो ना, नवंबर में हमें पेमेंट मिला है 5 लाख और 6,20,000 हमें यहाँ मिला है, नीचे लिखा है 10 दिसंबर को। टोटल 11,20,000 का सामान था। तो हमने तो आपको पहले ही बोला कि एडवांस पर हमको कोई टैक्स नहीं लगता, यानी 20 नवंबर इज नॉट ए रेलिवेंट डेट बिकॉज एडवांस था। सामान जाने के पहले ही हमें पेमेंट मिल गया था, हमने तो इनवॉइस इशू भी नहीं किया था। तो हमारा तो इनवॉइस इशू हुआ है डेट ऑफ फर्स्ट ऑफ नवंबर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है डेट ऑफ इनवॉइस 1 नवंबर। और 1 नवंबर को ही सारा का सारा हम 11,20,000 का चूंकि मैंने बिल रेज किया है और 11,20,000 पर ही जीएसटी लगा देंगे, क्योंकि 1 नवंबर को जब हमने इनवॉइस इशू किया होगा देन इट मस्ट बी इशूड एट फुल वैल्यू, एंड at full value we are needed to make the payment of tax to the government, first thing. Second thing, when we are just going to receive the balance amount of 6,20,000 on 10th of December, it is irrelevant because we have already made the payment of tax on entire amount. Yes or no? Tax invoice basis पर। तो हमारे लिए ये 2 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अभी जल्दी से नोट करें तो हम चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 ये कहता है कि भाई नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमारा कोई मूवमेंट है ही नहीं गुड्स का मूवमेंट नहीं। तो गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो हमने आपको ये बताया था कि अगर गुड्स का मूवमेंट ना हो तो व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, यानी दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज लो अर्लियर, एंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसीट, it is irrelevant according to the notification because on advance we are not going to pay the amount of GST. yes or no? चाहे कोई भी एसएससी हो, छोटा हो बड़ा हो। तो 2 अक्टूबर को इनवॉइस है, 3 अक्टूबर को हमने ये डिलीवरी अवेलेबल करवाई है। तो भैया 3 अक्टूबर के पहले पहले इनवॉइस इशू हो गया, देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट फॉर अस 2 अक्टूबर। और 15 नवंबर हमारे लिए किसी मतलब का नहीं है। 2 अक्टूबर इज द डेट when the rate of tax is to be determined. Okay, 2nd of October. In the same way, next point, 4th October and 1st October. तो हमारा तो गुड्स अवेलेबल हो गया है 1 अक्टूबर को, इसका मतलब द इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड ऑन और बिफोर ऑफ 1 अक्टूबर. We are actually issuing it at 4th of October, which is irrelevant because we are not allowed to issue after the delivery of the goods. Yes or no? तो 1st October and 25th of November date of payment of tax is 25th November, which is after the date of issue of invoice. तो हमारे लिए 1st October is important. ओके, क्योंकि उस पर तो टैक्स लग चुका। 4th नवंबर, 6th नवंबर, और हमारा जब अवेलेबल करवाया गया है रेसिपिएंट को, उसके पहले पहले हमने इनवॉइस इशू कर दिया। दिस डेट इज इम्पॉर्टेंट, this is irrelevant, and in the same way 1st October is irrelevant because on the advance we are not going to pay the amount of GST. तो 4th of November is our time of supply. क्लियर है? मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, एडवांस अप टू ₹1,000 वाला, याद होगा आपको? याद होगा। चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसमें ये बताया था कि अगर आप किसी को जितना पेमेंट देना चाहिए, या चलिए जितना पेमेंट हमको लेना चाहिए, मैंने बिल इशू किया, इनवॉइस इशू किया 15,000 का, बट द अदर वन पार्टी, द काउंटर पार्टी फ्रॉम whom I am needed to get the amount of ₹15,000, he actually pays me ₹16,000, 15,500, 15,900, but above the invoice value up to ₹1,000, in excess of the invoice value up to ₹1,000, he is going to make the payment
तो 15,000 के बदले उसने हमको 15,500 दिए, 15,700 दिए, 16,000 तक दिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड 16,000। तो कहा गया अगर ये 1,000 तक है तो इसको हम लोग टाल सकते हैं फर्दर एडजस्टमेंट के समय। वैसे भी देखो तो नोटिफिकेशन आने से ये एक तरह से किनारे हो गया, जितनी हमारी इनवॉइस थी उस पर टैक्स लग गया। इनवॉइस से ज़्यादा पैसा आप पाएंगे, इट मीन्स ये पैसा आपको एडवांस मिल गया, और जो जितना एडवांस मिल गया उस पर तो जीएसटी वैसे भी नहीं लगना है, तो बाद में नोटिफिकेशन आने से हुआ। लेकिन उस नोटिफिकेशन आने के पहले पहले हमारे पास एक रास्ता ये दिया गया था कि अगर नॉर्मल इनवॉइस के ऊपर 1,000 रुपये तक का मिल जाता है पैसा तो हम उसको टैक्स नहीं लगाएंगे, वो फर्दर एडजस्टमेंट में जब एडजस्ट होगा, फर्दर इनवॉइस में जब एडजस्ट होगा उसी समय टैक्स लगाएंगे। ये बेसिकली टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ को या अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दूर करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसके बाद भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम ही हटा दिया गया कि अब कोई एडवांस पर जीएसटी लगना ही नहीं है। तो भाई 1,000 तो वैसे ही इररिलेवेंट हो गया, लेकिन ठीक है मिस्टर, चूँकि प्रोविज़न है देन वी आर नीडेड टू डू दैट। मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी अ रजिस्टर्ड सप्लाई 15 नवंबर को इतने रुपए का, और उसने 16,000 का पे कर दिया इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि जो 250 का हम पेमेंट कर रहे हैं फर्दर परचेज में एडजस्ट कर दो, और जो फ्यूचर में परचेज किया जाना है वो 1 जनवरी को है। देखो ना 15 नवंबर को उसने 15,750 की जगह ही एक्चुअली मेड द पेमेंट ऑफ ₹16,000। नाउ द पार्टी विच इज हु इज गोइंग टू actually receipt this amount is required to make the payment of tax on that ₹250, because this is the excess amount beyond the invoice price. Then there was the provision, yes, up to ₹1,000 it is of no use to make the payment of tax on the basis of receipt. It can be paid at the time of the further purchase. Is it clear? तो हमें 1 जनवरी को ही इसको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हम बात करें जो सप्लायर है उसको। उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन समझ में आए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। चलिए क्या कहता है ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम इसके प्रोविज़न को समझ लेते हैं कि ये प्रोविज़न कहता क्या है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। ये कहता है भाई अगर आप किसी को सक्सेसिव सप्लाई करते हैं, सामान दे रहे हैं, स्टेटमेंट रिलीज़ कर रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं, सामान सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट रिलीज़ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विस। यहाँ गुड्स की सप्लाई हो रही है तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, न कि सर्विसेज की, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स जहाँ पर एक कंटिन्यूटी बेसिस पर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, और सक्सेसिव स्टेटमेंट पीरियोडिक स्टेटमेंट रिलीज किया जा रहा है और समय समय पर पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा एक कस्टमर है, वो हमसे सामान ले रहा है कंटिन्यूअसली, और हम उसका स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, आता है पेमेंट देता है, फिर हमको सामान देते रहते हैं, मीन्स वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ बिजनेस या ट्रेडिंग कर रहा है। अच्छा, कहा गया कि इसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने, तो कहा गया कि डेट ऑफ इनवॉइस, ये तो पक्का है, पहला वाला पॉइंट तो वैसे ही रहेगा। और दूसरा कहता है सेक्शन 31 के हिसाब से, और सेक्शन 31 क्या कहता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कि आपका जो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, बिफोर और एट। और ये क्यों है मैंने आपको बताया था, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बिफोर और एट लगेगा ही लगेगा। पहला पॉइंट यानी डेट ऑफ इनवॉइस को तो आप किनारे रख लेंगे, फिर आप देखेंगे इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, बिफोर और एट। सक्सेसिव स्टेटमेंट इज इश्यूड, जब आप सक्सेसिव स्टेटमेंट कब इशू करता है आदमी, भाई मैं आपका स्टेटमेंट इशू कर रहा हूँ, इट मीन्स कि आपके ऊपर कुछ और ड्यू हो गया, तो पिछला ये है, नया ये है, तो नया ये है इस डेट को या इसके पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। दूसरा पेमेंट इज रिसीव्ड, उसके डेट के पहले, तो जब सामने वाला पेमेंट करने को तैयार है इसका मतलब वो उसका कंसिडरेशन तभी पे कर रहा है जब उसको एक्चुअल में उसका बेनिफिट मिल चुका है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट इज रिसीट, उसके डेट के पहले या उसके पहले, उस डेट को या उसके पहले हम अपना इनवॉइस इशू कर दें, या दूसरा सक्सेसिव स्टेटमेंट जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उस डेट को या उसके पहले हम अपना इनवॉइस इशू कर दें। रेस्ट थिंग आर सेम। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। 1 दिसंबर है डेट ऑफ इनवॉइस, रिमूवल ऑफ गुड्स हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है 5 दिसंबर को, तो इसका मतलब डेट ऑफ इनवॉइस तो बिल्कुल सही है,
क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के पहले पहले हमारा डेट ऑफ इनवॉइस हो गया, इसका मतलब जो दोनों में से पहले हो। रिसीट ऑफ पेमेंट वैसे भी 1 दिसंबर के बाद है, तो हमारे लिए कौन सा डेट आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज 1 दिसंबर। चलो दूसरा केस देखते हैं। 21 जनवरी है, हमारे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के पहले पहले हमारा हो जाना चाहिए था इनवॉइस, लेकिन नहीं हुआ, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और हमारा वैसे भी रिसीट ऑफ पेमेंट बाद में है, तो हमारे लिए डेट आ जाएगी 5 जनवरी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। भाई हम ये कहते हैं डेट ऑफ इनवॉइस किनारे करो। अब ये देखो डेट ऑफ इनवॉइस होना क्या चाहिए, तो स्टेटमेंट की डेट के पहले और पेमेंट की डेट के पहले ये इनवॉइस आ जाना चाहिए, इनवॉइस आ जाना चाहिए, मतलब रिलीज हो जाना चाहिए। बस वही हम लोगों ने देखा, नथिंग एल्स। उम्मीद करते हैं पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी से करें तो हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस। उम्मीद करते हैं आपने थ्योरी ढंग से पढ़ रखी होगी, और खास करके सेक्शन 31 एंड 12। चलिए क्या कहता है सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ रखी है ना अप्रूवल बेसिस पर, उसमें सेक्शन 31 क्या कहता है जरा ढंग से देखें। वो ये कहता है कि भाई आपको इनवॉइस इशू कर देनी है। You are required to issue the invoice, number 1, before or at the time of supply। अंतर समझेंगे, वर्ड्स का जंजाल है, ओके। और within 6 months from the date of removal। अब यहाँ पर रिमूवल वर्ड है, तो रिमूवल का मतलब सप्लाई नहीं होता, सप्लाई होता है जब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन सामान भेजा गया उसके 6 महीने के अंदर सामने वाला उसको नहीं भी एक्सेप्ट करता है तो भी मान लिया जाएगा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। दिस इज द डेडलाइन। तो हमें क्या देखना है, डेट ऑफ इनवॉइस या इन दोनों में से जो पहले हो। डेट ऑफ पेमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आ सकता है, देखेंगे भी क्या कहता है, जरा ढंग से सुने। डेट ऑफ इनवॉइस है 15 दिसंबर और 1 दिसंबर को रिमूवल ऑफ गुड्स है, 1 दिसंबर को। और हमारे लिए सेक्शन 31 कहता है अगर सामान आपने रिमूवल ऑफ गुड्स से नहीं लेना, सप्लाई ऑफ गुड्स देखना है, द इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सप्लाई। सप्लाई कब होगा, जब सामने वाले ने एक्सेप्ट किया। सामने वाले ने एक्सेप्ट कब किया है, 5 दिसंबर को एक्सेप्ट किया है, तो दिस इज द डेट ऑफ सप्लाई। क्लियर, दिस इज द डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ या ना, हमें इस डेट ऑफ सप्लाई के पहले पहले इनवॉइस इशू कर दिया जाना चाहिए था, यानी 5 दिसंबर इज द डेट व्हेन द इनवॉइस मस्ट हैव बीन इश्यूड। ओके, यहाँ रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है, कोई मतलब नहीं है, विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। अरे सामने वाले ने तो सामान एक्सेप्ट कर लिया ना, तो हमें 6 महीना जाने की जरूरत नको। हमारे लिए 5 दिसंबर इज इम्पॉर्टेंट, और हमें पैसा कब मिला रहा है, फॉर 5 दिसंबर, तो हमारे लिए सीधे सीधे 5 दिसंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्या कहता है, 25 जुलाई को डेट ऑफ इनवॉइस है और 25 जुलाई को वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, यानी कि सप्लाई तो 25 जुलाई को हो ही गई और इनवॉइस भी हमने उस दिन इशू कर लिया। अच्छा, रिमूवल की डेट से, ये 1 दिसंबर है, ये लास्ट ईयर है, मान लेते हैं ये 2020 है, ये मान लेते हैं 2021 है, मुझे लिखना चाहिए था। चलो, तो हुआ क्या कि 1 दिसंबर 2020 को हमने सामान रिमूव किया, 1 दिसंबर 2020 को हमने सामान रिमूव किया। अब विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ये पॉइंट नंबर 2, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल द इनवॉइस मस्ट हैव बीन इशू। अब हमें देखना है क्या हमने 6 महीने के अंदर इनवॉइस इशू कर दी थी, तो 1 दिसंबर यानी दिसंबर पूरा पूरा 1 महीना, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो 1 मंथ कंप्लीट हो गया। 2, 3, 4, 5, 6। एक बार मुझे भी कंफर्म कर लेने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे कंफर्म करने की, मैं श्योर हूँ कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ठीक है ना, दिस इज़ द, ये बिल्कुल सही लैंग्वेज है, तो छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 दिसंबर को ये सामान इशू किया था इस डेट को,
रिमूव किया था, तो हमें 6 महीना हो जाता है 2 जून को। कब होता है? 2 जून को। कब हो जाता है? तो हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था 2 जून को, लेकिन बाकी सारी डेट्स आपकी जुलाई वगैरह आ रही हैं, तो हमारे लिए आंसर होगा 2 जून को। जैसे ही 6 महीना खत्म होगा, एज एंड व्हेन द 6 मंथ्स आर ओवर, द वेरी नेक्स्ट डेट विल बी द डेट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। तो उसके 6 महीने खत्म होने के बाद वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। देखो ना, मैं फिर से इसको बता दूं, 25 जुलाई और 1 दिसंबर को ही सामान भेज दिया गया था। 1 दिसंबर को रिमूव हो गया था, 25 जुलाई तक हमने इनवॉइस इशू नहीं किया। भैया गवर्नमेंट को कितना दिन इंतजार करवाओगे सामान बेचने के बाद? पता नहीं अंदर से पैसा लेकर के बैठ गए हो। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ना बाबा, हम 6 महीने से ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सामने वाला कर सकता है, उसको तुम पैसा देते रहना, 10 साल बाद देना, 15, लेकिन पहले मेरा टैक्स दे दो, निपटा दो। हम ये मान ले रहे हैं कि तुमको 6 महीने के अंदर पैसा मिल गया है। तो 1 दिसंबर से हम सीधे सीधे रिमूवल ऑफ गुड्स से अगर अप्रूवल बेसिस पर सामान भेजा गया है तो 6 महीना हम मैक्सिमम डेट लेते हैं, उसके आगे हम नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सब उसके बाद की डेट्स हैं, इसलिए हम उसको आगे जाएंगे ही नहीं। हमको गवर्नमेंट को उस 6 महीने, जिस दिन 6 महीने खत्म होता है, दिस इज द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वी आर नीडेड टू कैलकुलेट द टैक्स विद दैट रेट ऑफ टैक्स। चलिए, ये हमको आज करने थे 6 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना? आप इनको ढंग से करेंगे और हमें मालूम है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में इन चीज़ों को, ठीक है ना? अगर आपने थ्योरी ढंग से कर रखी है तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।